हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट के इस जो सीडीपी की क्लासेस है, इसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसके साथ साथ में इससे मिलता जुलता जो टॉपिक है दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है और व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इंक्लूसिव एजुकेशन एक बड़ा टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम जो मिसकंसेप्शन है लोगों को लेके, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेके लोग दोनों को सेम समझते हैं, इसको हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अलग करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी लोग हैं, वो जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं या जिनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझते हैं जो किसी न किसी इम्पेयरमेंट का शिकार है, फिजिकली किसी इम्पेयरमेंट का शिकार है, लाइक किसी का हेयरिंग लॉस है ना, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों को लोग समझते हैं कि ये स्पेशल चिल्ड्रन है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कैटेगरीज है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि वो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में आते हैं। इसके साथ एक और कन्फ्यूजन अक्सर इसमें रहती है कि लोग इम्पेयरमेंट को, डिसेबिलिटी को और हैंडीकेप को एक ही समझते हैं, जबकि ये अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सारा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप बस आखिर तक बने रहिएगा ताकि इस लेक्चर को पूरा सुन लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन रहेगी, और आप जो भी इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जो भी कंसेप्ट्स होंगे वो आई होप बिल्कुल इजीली जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, देखो ये ऐसी टर्म है जो खुद ही बता देती है इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, फर्क होता है, हम इसे कह सकते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन किस में? हजारों चीजों के गिनवा सकते हो आप, किसी की काबिलियत, कोई किसी की एबिलिटी, ठीक है, किसी का एटीट्यूड, वेरिएशन, एटीट्यूड में वेरिएशन, ठीक है ना, किसी की पर्सनालिटी में, ठीक है ना, किसी के इंटरेस्ट्स में, किसी के लर्निंग स्टाइल्स में, किसी की साइज, शेप, कलर में, साइज, शेप, कलर, ठीक है ना, किसी के इमोशंस में। ठीक, तो मतलब वेरिएशन हो सकती है। ये सब चीजों के बाद ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी। ठीक है ना, इंसान, ये सब चीजें जो होती है हर इंसान में अलग अलग हो सकती है। ये सब जो चीजें हैं इंसान में सेम नहीं हो सकती। इवन जो दो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जो एक ही मतलब कोख से साथ में पैदा होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनकी भी सोच अलग हो सकती है। ठीक है ना, उनकी शक्लें अलग हो सकती हैं, कई मतलब जो ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें वो डिफर कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है, वैरायटी जो है यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और यही इस दुनिया की खूबसूरती भी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर ख़त्म हो जाते हैं तो दुनिया की खूबसूरती ही ख़त्म हो जाती है। आप देखते हो कि हम ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ यहाँ से अलग है। हम नए लोगों से मिलते हैं, अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उनमें कुछ हमसे अलग है। ठीक, अगर सारे एक जैसे हो जाए, सारी जगहें, सारे लोगों की सोच एक जैसी हो जाए, तो दुनिया के अंदर जो खूबसूरती है वही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सारी मशीन्स बन जाएंगी फिर तो। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? वेरिएशन है। एबिलिटी में वेरिएशन है। अब ठीक है ना, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं। एबिलिटी, काबिलियत, देखो कोई किसी में किसी एक चीज़ की काबिलियत ज़्यादा है, किसी में किसी दूसरे का है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, ठीक है ना, कोई एथलेटिक्स वगैरह उसमें उसका इंटरेस्ट है, वहाँ जा रहा है। ठीक है ना, तो सबकी अलग अलग है। एटीट्यूड, ये भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। ठीक है, पर्सनालिटी, आप देख रहे हो कोई इंट्रोवर्ट है, रिजर्व किस्म का बंदा है, कोई एक्सट्रोवर्ट, बड़ा खुल के लोगों से मिलता है, डिपेंड करता है। इंटरेस्ट,
लर्निंग स्टाइल्स अलग है। लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम सीटेट के साथ डील करते हैं। तो लर्निंग स्टाइल्स भी वैरी कर सकता है। अब लर्निंग स्टाइल्स का मतलब ये है कि हम सीखते कैसे हैं, सबके सीखने का रंग ढंग अलग हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी एक मतलब ऐसा देखा गया है कि लोग देख के, विजुअल्स देख के सबसे ज्यादा सीखते हैं। मतलब 65% जो है लोग अगर सीखते हैं, कुछ सीख रहे तो वो देखने से सीखते हैं। और अगर हम ऑरल देखेंगे मतलब सुन के, ऑडिटरी 30% लोग ऐसे। और किनेस्थेटिक एक टर्म है, किनेस्थेटिक यानी जिसे आप सिंपल बोलो तो हम ऐसे बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें लोग बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्व करते हैं, मतलब खुद इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से लोग 5% सीखते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ की बड़ी सारी थियरीज आप पढ़ते हैं तो उनके प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, हर चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, लैंग्वेज में चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इस तरह प्रैक्टिकल करके नहीं सीखी जा सकती। लेकिन जनरली जो एक ट्रेंड है जो देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो लोग सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल जो है देख के सबसे ज़्यादा लोग सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप देखते हो कि मतलब प्री प्राइमरी स्टेजेस में या प्राइमरी स्टेजेस में हम बच्चों को अक्सर पिक्चर्स वगैरह मतलब रिकमेंड करते हैं कि पिक्चर रीडिंग हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हो, गॉट इट। उसके बाद 30% जो है सुन के, इसलिए कहानियाँ वगैरह, ठीक है ना। आजकल वो मतलब वो जो ऑडियो बुक्स वगैरह उनका भी चलन आ गया है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड है ना। उसके बाद हम इसमें भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि लोग जो है इंडिविजुअली डिफरेंट है, कोई ऐसे सीखता है, कोई ऐसे सीखता है, कोई ऐसे सीखता है, ठीक है। तो दिस इज लर्निंग स्टाइल, ठीक। तो ये आ गया कुछ व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जो मेन है हमें जो स्टडी करना है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हजारों फैक्टर्स के बेस पे आप कह सकते हो कि ये इस वजह से अलग है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं है, ऐसे हजारों चीज़ें गिन सकते हो। फैक्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब उतने फैक्टर्स तो हाँ यहाँ गिनवाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको दो मोटी मोटी मतलब कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। एक हम बोलते हैं कि वो फैक्टर्स विच आर इनहेरिटेड, और एक वो फैक्टर्स विच आर एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, जो हमारे पेरेंट्स से आगे आते हैं, हम में आते हैं, ठीक है ना, हमसे हमारे बच्चों में, ठीक है। तो जिन पे मेरी हाइट क्या है, मेरा कलर कैसा है, मेरे बालों का टेक्सचर क्या है, मेरी आंखों का रंग क्या है, ये इसका कंट्रोल मुझ में नहीं है, ठीक है ना, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी, ठीक है ना। ये है कि कौन सा जीन मेरे पेरेंट्स से मुझ में ट्रांसफर हुआ जो वहां पे आके मुझ में आके खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो वो दिखेगा। तो दिस इज ऐसे जो फैक्टर्स हैं इनको हम कहते हैं इनहेरिटेड फैक्टर, जिसमें क्या आएगा, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक फिजिकल, जैसे किसी की हाइट क्या है, कोई कितना लंबा है, किसी का साइज क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है, आंखें किस रंग की है, उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, ठीक है ना, उसका कलर कैसा है, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं। ये एक्वायर नहीं किया जा सकता, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो एक इस वजह से भी देखो, अब इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस वजह से भी हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, किसी का रंग सांवला हो सकता है, किसी का रंग गोरा हो सकता है, कोई ज्यादा डार्क हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर इनहेरिटेड फैक्टर्स। इसमें इंटेलिजेंस भी आती है, फिजिकल इंटेलिजेंस भी आती है, ठीक है ना। अब अक्सर आप देखोगे कि पिछली जनरेशन में जिनके जो मतलब एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने जो काफी इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है ना, जिनका आईक्यू बड़ा अच्छा होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि उनकी जो आगे वाली जनरेशन है वो भी काबिल हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ज्यादा बनते हैं कि जिनके पीछे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके आगे भी
वैसी ही मतलब जनरेशन जो है वैसे ही जीन्स आगे आगे बढ़ते हैं, तो उन जीन्स का असर उनमें दिखता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ट्रांसफर हो सकती है, किसी का आईक्यू ज़्यादा है, ठीक है, ये किसी का टेम्परामेंट देखते हैं, ठीक है ना, किस किस्म का टेम्परामेंट है इंसान के अंदर, ये भी एक इनहेरिटेड फैक्टर के अंदर हम कह सकते हैं। तो जनरली इसमें आप बहुत लंबी लिस्ट ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक फैक्टर वो हो सकते हैं जिन्हें हम इनहेरिटेड बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स वो होंगे विच आर एक्वायर्ड। ठीक है ना, एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, कैसे, सोसाइटी में रहने से। ठीक है, तो अब एक्वायर क्या क्या करते हैं हम, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट है, ठीक है ना, मतलब हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, ठीक है, हमारे क्या फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स से मिलके इंसान, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कैसी आपकी जियोग्राफी है, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, किन लोगों के बीच रहते हो, ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू एज ए पर्सन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप मान के चलो कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है पढ़ने, लेकिन वो जो है उस बैकग्राउंड से है, मतलब उसके जो माँ बाप है या पूरा जो उसका एंसेस्टर है उस खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, और उसके कंपैरिजन में एक दूसरा लड़का है जो बिल्कुल जिसके 2-3 जनरेशन पीछे से पढ़ी लिखी है। अब उस बच्चे और उस बच्चे को आप कंपेयर करोगे तो दोनों में उनकी जो लर्निंग एबिलिटी होगी, ठीक है ना, उसमें फ़र्क होगा। ऑब्वियसली जो ऑलरेडी अवेयर होगा इन लफ्ज़ों से, इन लेटर से, किताबों से, तो उसको ज़रा आसानी होगी, वो एक किस्म का फास्ट लर्नर होगा, बजाय उसके कि जिसने ये लेटर्स, ये किताबें, ये पढ़ना लिखना ही पहली बार देखा होगा। तो वहाँ पे भी उन दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन अब वो किस वजह से आएंगी, वो आएंगी सोशो कल्चरल फैक्टर से, ठीक है ना, वो किस बैकग्राउंड से, हेरिडिटी भी हम उसको बता सकते हैं कि पढ़े लिखों से मतलब उसी जनरेशन में आगे पैदा हुआ है तो वो जीन्स भी ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन फिर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो किस समाज में रह रहा हो, ठीक है ना, वहाँ से भी जो वो है उसका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड में इमोशंस भी आते हैं, ठीक है ना, आप भले ही शांत मिजाज के पैदा हुए हो, ठीक है ना, आप बड़े ठंडे किस्म के, ठंडे स्वभाव के बंदे हो, ठीक है ना, लेकिन आप किन लोगों के बीच में रहते हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप तो पैदा ठंडे हुए थे, लेकिन जिन लोगों के बीच में हो आप, उन्होंने आपको गर्म कर दिया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए इमोशंस भी जो होते हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सोशो कल्चर हो सकते हैं एक्वायर्ड। उसके बाद एजुकेशन, ठीक है ना, कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिली है, उससे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप दूसरों से अलग हो सकते हो, ठीक है ना। क्वालिटी एजुकेशन है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल, जो पीयर ग्रुप है आपका, वो कैसा है, वो आपको मुतासिर करता है। आप अपने दोस्तों के आसपास, आपका जो पहनावा हो, आपका जो स्टाइल होता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है, वो मुतासिर होती है कि आप किन लोगों के बीच में हो। अभी तक जो हमने सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा, फैक्टर्स को देखा, तो इसे हम शॉर्ट में अगर इसका निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये कह सकते हैं हम कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर जो बच्चा है वो क्या है, यूनिक है, ये इसका निचोड़ निकलता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, या आप कह सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, है ना। तो अगर हर बच्चा यूनिक है तो इस बच्चे के साथ हम एक ही तरीके के साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है। हर बच्चा अलग है तो उसको डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत मुमकिन है कि कई सारे बच्चे एक ही तरीके से डील हो जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सारे बच्चे एक तरीके से डील नहीं हो सकते। जहां एक ही तरीके से सब चीज़ों का हल हो रहा है तो आप वही रास्ता अपनाएंगे, लेकिन जहां कोई बच्चा छूट रहा है उस तरीके से तो उसे इग्नोर नहीं करना है,
वहां पे हमें उस बच्चे को समझते हुए अपना जो तरीका है उसको बदलना है, उसको सिखाने के लिए, ठीक है, उसके साथ डील करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का समअप अगर हम कहें, निचोड़ है, दैट इज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। यूनिकनेस पे के बेस पे अगर हम देखेंगे तो हम बच्चों को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। वन इज नॉर्मल बच्चे, दूसरे बच्चों को हम कह सकते हैं स्पेशल बच्चे, ठीक है। अब चूंकि सीटेट जो एग्जाम है, ये एग्जाम है टीचिंग के लिए, ठीक है ना, तो हम टीचिंग के साथ ही कंसर्न रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मल बच्चे, यूनिकनेस के बेस पे कुछ बच्चे नॉर्मल और कुछ बच्चे स्पेशल, मोटी मोटी दो कैटेगरीज में हमने इनको मतलब डिवाइड कर लिया। अब नॉर्मल बच्चे जो रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है ना। अब स्पेशल बच्चों को हम ऐसे भी कहते हैं CWSN, विच इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए, इसकी जो ये फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब स्पेशल बच्चों में हम उन बच्चों को ऐड करते हैं कि जो बच्चे जो हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं करते, उनकी कुछ नीड्स जो है वो इन नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग है, इसीलिए उनको हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो पहले क्या किया जाता था कि इनको लेके इन बच्चों के लिए एक स्कूल ही अलग बनाया जाता था, ठीक है ना, स्पेशल स्कूल या स्पेशल एजुकेशन हम उसको कहते थे, ठीक है ना। तो जिसमें क्या इन बच्चों को डील किया, तो ये तो आगे रेगुलर स्कूल्स और इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स। तो इस तरह से मतलब एक स्टेप था, कोशिश की गई कि इनको डील करने के लिए अलग से स्कूल्स बनाया जाए, इनको डील करने के लिए अलग से स्कूल्स बनाया जाए। लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि जब ये सिस्टम चलता गया, स्पेशल स्कूल बनाए गए और उसके बाद उनमें बच्चे रखे गए, तो उन बच्चों पे जो बाद में रिसर्च हुई, रिसर्च ने ये पाया, रिसर्च में ये चीज पता चली कि वो बच्चे जो हमने आइसोलेशन में रखे, मतलब अलग से स्पेशल स्कूल्स में बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रखे, तो उनका जो सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ एस्टीम या जिसे आप इसे तोड़ के बताएं हम तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, या कॉन्फिडेंस, ये क्या देखा गया, कम है। और ऐसे ही बच्चे, स्पेशल बच्चे अगर हमने कहीं रेगुलर स्कूल्स में रखें, तो उन जो बच्चे सबके साथ मिक्स है, नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्स है, तो उनका सेल्फ एस्टीम देखा गया अच्छा है। तो इससे तो ये पता चला कि नहीं, ये जो स्पेशल स्कूल है इनको जब अलग रख रहे हैं हम, तो वो इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उससे और उनके लिए वो डिमोटिवेटिंग है, ठीक है। एक ये चीज देखी गई। दूसरी चीज क्या देखी गई कि जो स्पेशल बच्चे रेगुलर स्कूल्स में हैं वो ज्यादा सीख रहे हैं कंपेयर टू वो स्पेशल बच्चे जो स्पेशल स्कूल्स में हैं। ऐसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को जब हमने रेगुलर स्कूल्स में भी देखा और स्पेशल स्कूल्स में देखा, तो रेगुलर स्कूल्स में देखा गया कि वो ज्यादा सीख रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू स्पेशल स्कूल्स, ठीक है। तो जब ये रिसर्च हुई, तो इस रिसर्च के बाद ये बात समझ में आई सॉरी, कि नहीं, इनको हमें अलग नहीं करना है। ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, लेकिन ये सीखते तब हैं जब ये एक नॉर्मल बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो कंसेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का, यहां से निकल के कंसेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन। अब क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल विच इंक्लूड्स ऑल, ठीक, दैट्स व्हाई इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अब इस यहाँ पे एक और टर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है ना। हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बाद में मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एक ऐसा सेटअप जहां पे नॉर्मल बच्चों के साथ ही हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल
नीड्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम बच्चों को ये नहीं बताते कि आपको एडजस्ट करना है, आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है ना, बल्कि सिस्टम अडॉप्ट करता है एज पर द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अच्छा चलो हमारी क्लासरूम है, ये बच्चा है ये थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है ना, ये देख नहीं पा रहा है अच्छे से या चल नहीं पा रहा है अच्छे से, या किसी और तरीके की इम्पेयरमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना, किसी और किस्म की स्पेशल नीड्स है इसकी, तो चलो ये देख लेगा, हम सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हम जैसा नॉर्मल है वैसा ही चला रहे हैं, अपनी पेडागोजी अपने तरीके में कोई भी चेंज नहीं कर रहे। उस सेटअप को इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं बोलेंगे, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन वो है, मिसाल के तौर पर देखो, अब मान लो एक स्कूल है, यहां पे एक बच्चा आता है जो पोलियो का शिकार है, ठीक है। अब हम, क्योंकि एजुकेशन जो है दैट इज फंडामेंटल राइट एज पर द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे मना तो नहीं कर सकते कि आप स्कूल नहीं आओगे, ठीक है ना, आपको एडमिशन देनी है उसको, वो उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, मान लो वो बच्चा क्या पढ़ता है, 8th क्लास में पढ़ता है फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा जो मतलब पोलियो का शिकार है ये 8th क्लास में पढ़ता है। अब 8th क्लास जो थी, वो जो क्या था, ये जो बिल्डिंग थी, ठीक है ना, बिल्डिंग मान लो उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे ये 8th क्लास थी और इस बच्चे ने इस क्लास में एडमिशन ली, ठीक है। अब हम बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकते अभी कि मतलब उतना कि आप लिफ्ट लगाओ, ठीक है ना, अभी हमारे यहाँ स्कूलों में लिफ्ट नहीं लग रही है, ठीक है ना, इतना कुछ रैम स्कूल का ही इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि मतलब हम अभी वहीं पे थोड़ा लैकिंग है, लेकिन होना तो चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो रिस्पेक्ट करता होगा, जिसको इसकी समझ होगी, तो वो क्या करेगा, वो एटलीस्ट इतना करेगा कि जो 4th फ्लोर से है इस क्लास को शिफ्ट करेगा ग्राउंड फ्लोर में। तो मतलब बच्चे को नहीं जाना पड़े, बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना पड़े, एडजस्ट नहीं करना पड़े, सिस्टम ने खुद को क्या किया, अडॉप्ट किया इस बच्चे की नीड को पूरा करने के लिए। ये यहां से इसके जाना ऊपर मुश्किल था, ये बच्चा वहां से उतर के नीचे आया, ठीक है। ऐसा जैसा जो सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद मान लो क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई बच्चा जो है उसको सुनने की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आप कैसे उसे डील करो, कोशिश करो कि उसको असिस्टिव डिवाइसेस मिले, ठीक है। अगर मिले तो अच्छी बात है, एक तो वो कोशिश है, और उसके बाद उसे कोशिश ये भी करनी है कि वो पास में आए, उसको थोड़ा उसकी सीटिंग जो अरेंजमेंट हो उसको फ्रंट पे लाओ, और उसके बाद टीचर अगर धीमा बोल रहा है तो अब उसको पता है कि ऐसा बच्चा भी मेरी क्लासरूम के अंदर है, तो वो टीचर क्या करेगा, थोड़ी अपनी आवाज को लाउड करेगा, ठीक है। तो क्या आप क्या देख रहे हो कि बच्चे के लिए पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, चेंज आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस बच्चे को पढ़ाना, दैट लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के कंधों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और इसके साथ में जो दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी बच्चे को जो है वो एडमिशन दी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लाइज ऑन चाइल्ड टू फिट इन, है ना, कि उस सिस्टम के अंदर फिट होने के लिए उस बच्चे को खुद देखना है। सिस्टम, वहां बच्चा अडॉप्ट करेगा सिस्टम के साथ, सिस्टम उसके लिए अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन पता होना चाहिए। तो मतलब यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो किस पे है, सिस्टम पे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, बच्चे की। मतलब यहाँ बच्चा एडजस्ट करता है, यहाँ पे बच्चे को फील ही नहीं होता कि मुझे एडजस्ट करना है, उसे लगता है कि सब कुछ। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप वैसा हो कि उसे अलग नहीं लगेगा, उसे ये नहीं लगेगा कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, उसे लगेगा कि हर चीज मेरे लिए यहाँ पे है, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या क्या पेडागोजीज हैं,
कैसे हमने उनको फॉलो करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है ये क्लियर होना चाहिए, और आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बताया था, एक और कंफ्यूजन रहती है कि स्पेशल चिल्ड्रन उन्हीं को समझा जाता है जिनके अंदर कुछ किस्म की इम्पेयरमेंट हो। ठीक है, इनिशियली ऐसा था कि मतलब स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन थे ना, वो उनको हम बोलते थे जिसमें कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट हो या फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो। फिजिकल या हम कह सकते हैं कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जैसे एग्जांपल दी पीछे, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किसी को बोलने में है, किसी को सुनने में है, किसी को देखने में है, ठीक है ना। तो फिजिकल या फंक्शनल प्रॉब्लम किसी को, तो हम उसी को स्पेशल जो नीड्स वाले बच्चे उन्हीं को कैटेगराइज करते थे। जबकि जो ये एक वेस्टर्न थिंकिंग है, दिस इज वेस्टर्न थिंकिंग, कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वही होते हैं जिनमें कुछ फिजिकल और फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है। हमारे यहाँ इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो बच्चे सिर्फ इसी चीज़ का शिकार नहीं होते फिजिकल, इससे बड़ी बड़ी हमारे यहाँ चीज़ें हैं जिनसे बच्चे पीछे रहे, जिनका जो लोग हैं वो बच्चे हैं जो शिकार होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तो हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर देखें तो कास्ट डिसेबिलिटीज इतनी, ठीक है, कास्ट रहा फैक्टर, उसके बाद पॉवर्टी है, जेंडर का मसला है, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है हमारी। ठीक है, तो जो बच्चे, अब इनको इतना ज्यादा हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो बच्चे इनका शिकार हुए हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, जो बच्चे किसी नेचुरल कैलामिटी का शिकार हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सब बच्चे ना डिस्टर्ब हैं, ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। इनको किसी को इमोशनल केयर की जरूरत है, किसी की इमोशनल नीड है, मतलब किसी को इमोशनली स्ट्रांग नहीं है कोई बच्चा इमोशनली हर्ट है, कोई बच्चा फिजिकली हर्ट है, कोई बच्चा न्यूट्रिशन का शिकार है, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं, एक और टर्म हम इनको कह सकते हैं डिप्राइव्ड चाइल्ड। डिप्राइव्ड चाइल्ड है ये। ठीक है, तो ऑर्फन, कास्ट, पॉवर्टी, जेंडर, पैट्रिया, इसके अलावा तो ये बच्चे जो है ना, ये भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, इनको डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहेंगे हम। ठीक है ना, इनके साथ भी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ है। आप देखते हो बहुत सारे गरीब बच्चे, ठीक है ना, जो स्कूल जा ही नहीं पाए, जिस उम्र में वो खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में ही वो कमाना शुरू हो गए, है ना, वक्त से पहले ही वो बूढ़े हो गए, वक्त से पहले ही वो समझदार हो गए। ठीक है, तो उन बच्चों को आप नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो बच्चे भी जो है वो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हो तो आप सिर्फ फंक्शनल इंपेयरमेंट की बात नहीं करोगे, आप वो भी देखोगे कि बच्चा किस कास्ट से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लो कास्ट, अपर कास्ट, उसमें उस बच्चे का जो मोरल है, उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे, वो सामने आ ही नहीं पा रहा है। कहीं लैंग्वेज का मसला तो नहीं है कि बच्चा ऐसी लैंग्वेज बोल पा रहा है कि उसे शर्म ही आ रही है, या वो स्कूल लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में आपको कैसे उसको डील करना है। ठीक है ना, कहीं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि मतलब जिसकी कहीं बॉडी शेमिंग हो, वो इतना पतला हो माल न्यूट्रिशन की वजह से कि दूसरे बच्चे उस पर हंस रहे हो, या ऐसा माल एडजस्टेड बच्चा है कि मतलब वो उसकी जो थिंकिंग ही है वो करप्ट हो चुकी है। ठीक है, वो या उसकी जो सुनने समझने की जो कैपेसिटी है वही खत्म हो गई है। ठीक है ना, तो ये इन सारे बच्चों को भी, इन सारी चीज़ों को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये भी कौन से बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये भी एक कन्फ्यूजन रहती है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जब भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हमारे माइंड में सिर्फ ये चीज़ आती है कि वही बच्चे जो फंक्शनली इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड, जबकि ऐसा नहीं है।
इन बच्चों को भी स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स समझा जाता है। इसके बाद एक और चीज है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन is based on the principle of equity। किस पे बेस है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस है, ठीक है ना। इक्विटी क्या होता है? प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एज पर द नीड्स के हिसाब से रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, जहां जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना वहां पे देना, ठीक है ना। ये थोड़ा इक्वालिटी से एक कदम आगे है, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि कोई एक पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं, एक घर में बैठे टीवी देख रहा है। मिसाल के तौर पर ये कोई पेरेंट है, इनके 2 बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है। ये घर पे बैठ के टीवी देख रहा है और ये फील्ड्स में काम कर रहा है, ठीक है। लंच का टाइम हुआ, इसे भी 3 रोटी मिली, इसे भी 3 रोटी मिली, जबकि क्योंकि ये घर ही बैठा था, इसको उतनी भूख नहीं थी, कैलोरीज बर्न, इसको 2 की जरूरत थी और इसको 4 की जरूरत थी क्योंकि इसने काम किया। अब हमने दोनों को बराबर दी, इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी। इसमें इसको थोड़ी सी कमी रह गई है और इसको थोड़ा सा ज्यादा मिल गया है, ठीक है। और यहां पे अगर हम इस तरह से देते हैं, इसको जितनी भूख थी इसको उतनी मिल गई, ये भी सेटिस्फाई, और इसको जितनी भूख थी उतनी मिली, ये भी सेटिस्फाई। दिस इज कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब जहां जिस चीज की जितनी जरूरत है वहां उसको वो रिसोर्सेज उतने मिले। इसी तरह जब हमारे स्कूल में डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स के बच्चे आते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डिप्राइव्ड है, कोई अच्छे घर से आ रहा है, कोई पहले ही एक कदम आगे, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है ना, कोई एवरेज है, कोई स्लो लर्नर है। तो आपको इक्विटी का यूज करना है वहां पे, कि जो स्लो लर्नर है वहां पे उसको कैसे आपने टैकल करना है, उसको कितना टाइम देना है। जो फास्ट, अगर आप फास्ट लर्नर को भी 1 घंटा दे रहे हो, स्लो लर्नर को भी 1 घंटा दे रहे हो, फास्ट लर्नर में भी आधे घंटे में वो हो जाए, जो आप उसको 1 घंटे टाइम दे रहे हो मे बी वो आधे घंटे में सीख जाए। लेकिन स्लो लर्नर जो है, हो सकता है वो जो चीज़ 1 घंटे के बजाय वो 1.5 घंटे में सीखेगा। तो आप क्या करोगे कि आप फास्ट लर्नर से वो आधा घंटा लेके आधा घंटा वो स्लो लर्नर को दोगे। तो मतलब प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एज पर द नीड्स। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये इसी बेस है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सॉरी। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मदर नेचर, ठीक है ना। मदर नेचर, जो कुदरत है, कुदरत हमें पालती है, हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें वक्त वक्त पे देती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज मदर नेचर। देखो, नेचर के सामने आप नेचर बोलो, आप भगवान बोलो, आप अल्लाह बोलो, ठीक है ना, जो भी आप बोल सकते हैं, गॉड बोलो, व्हाटएवर, तो उसकी नजरों में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो भी इस जमीन पे हैं, जो भी इस कायनात में हैं, उसकी नजरों में सारे एक जैसे। अगर फर्क होता तो धूप शायद मेरे घर पे आती, किसी और घर पे नहीं आती, ठीक है ना। धूप शायद हिंदू के घर पे आती, मुस्लिम के घर पे नहीं आती, या मुस्लिम पे आती, हिंदू पे नहीं आती, अमीर के घर आती, गरीब के घर नहीं आती। हवा शायद हम गरीब के यहाँ थोड़ी कम होती, अमीर के यहाँ थोड़ी और ज्यादा ऑक्सीजन वाली हवा होती, ठीक है ना। ऐसा लेकिन नहीं है। कुदरत ने जो भी हमें दिया उसके नजदीक कोई भी फर्क नहीं। आप सोचो, उन चीजों को सोचो दैट नेचर हैज गिवन टू अस, या दे रही है अभी तक, जो कुदरत हमें देती है। आप देखो कि किसी भी किस्म का आपको भेदभाव दिखेगा, आप धूप देखो, आप पानी देखो, आप हवा देखो, आप जमीन देखो, मिट्टी देखो, ठीक है, कहीं कोई फर्क है? कोई नहीं। जहां आपको फर्क दिखेगा उसके पीछे जाओ, वो कहां से शुरू हुआ, वो आपको मैन मेड दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही मदर नेचर की तरह ही इंक्लूसिव एजुकेशन है कि यहाँ पे चाहे कोई गरीब आए, चाहे कोई अमीर आए, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है ना, सबको क्या किया जाएगा? एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। यही खूबसूरती है।
ठीक है ना, दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा एक ये कंसेप्ट है, और हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो सेग्रीगेशन है, अलहाइदगी जिसे हम बोलते हैं, अलग, सेग्रीगेट करना, अलगाव जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन है जो सेग्रीगेशन के अगेंस्ट है, खिलाफ है। ऐसा जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में है ना कि चलो ये बच्चे हैं इनका एक अलग से ग्रुप बनाओ, ठीक है ना, वो बच्चे हैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाओ, उसके खिलाफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सबको इंक्लूड करो, ठीक है ना, सेग्रीगेशन किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ और चीज़ें हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और चीज़ बोली थी विच इज, एक तो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी, और उसके बाद हैंडीकैप। अब इम्पेयरमेंट क्या होता है, कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो। मिसाल के तौर पर कोई इंसान अंधा पैदा होता है, तो उस अंधे, ये एक उसकी स्ट्रक्चर है, आंखों की, उसकी स्ट्रक्चर की, आंखों के फंक्शन की इम्पेयरमेंट है। तो ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट, ठीक है। जहां पे कोई चीज जो है वो सही से डेवलप नहीं हुई, आंखें सही से डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अंधा पैदा हुआ, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ये फिजिकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। फिजिकल, कोई मेंटली इंपेयर होता है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या हुआ, इस इम्पेयरमेंट की वजह से आप कुछ जो फंक्शंस हैं मतलब वो परफॉर्म नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ड्यू टू इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट की वजह से ये जो फिजिकल या मेंटल, मान लो यहां पे ये ब्लाइंडनेस है तो फिजिकल इम्पेयरमेंट, आंखें डेवलप नहीं हुई, अंधा पैदा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे ये जो है इम्पेयरमेंट है। अब उस अंधेपन की वजह से वो क्या काम नहीं कर सकता, मान लो वो पढ़ नहीं सकता, कैन नॉट रीड, तो ये फंक्शन है ना। अब ये फंक्शनल डिसेबिलिटी हो गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से वो कुछ चीजें नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्शन हो गई उसकी, किस वजह से, इस इम्पेयरमेंट की वजह से। जैसे वो अंधा है तो वो पढ़ नहीं सकता, ना पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी। ये चीज क्या हुई उसकी, डिसेबिलिटी, ठीक है ना। ये एक फिजिकल चीज है और ये एक फंक्शनल के बेसिस पे हम कह सकते हैं। और हैंडीकैप क्या हुआ, अब जब इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो कई चीजों में सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है कई चीजों में, सोसाइटी के अंदर अलग अलग बिहेवियर्स में, वो उसकी पार्टिसिपेशन रुक जाएगी, तो सोशली क्या हो गया, वो हैंडीकैप हो गया, ठीक है ना। मान लो वो अंधा है तो स्कूल ही नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, वो अंधा है, पढ़ नहीं सकता, इसलिए वो स्कूल क्या है, यहाँ स्कूल वाले बोलेंगे कि ये जब देख ही नहीं सकता, ठीक है ना, यहाँ इसे स्पेशल स्कूल में डालो, किसी जहाँ ब्लाइंड के रिलेटेड स्कूल है, तो मतलब वो क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया स्कूल से। तो और कहीं सोशली कुछ और चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे सोशली वो क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, ठीक, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि ये हैंडीकैप हो, तो वो एक सोशल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो इंपेयरमेंट हुआ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट जो होती है, जहां पे कोई
फिजिकली या फंक्शनली कोई चीज़ डेवलप नहीं होती, कोई काम नहीं कर पाती, उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी मीन्स उस इम्पेयरमेंट की वजह से जो आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, आप जैसे आप किसी की टांग जो है, ठीक है ना, किसी की टांग जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुई तो वो दौड़ नहीं सकता, वो रनिंग नहीं कर सकता मिसाल के तौर पर, ठीक है, नॉर्मल लोगों की तरह, या वो कुछ और मान लो कोई साइकिलिंग नहीं कर सकता, तो वो क्या आ गया, उसकी डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है। और हैंडीकेप क्या हो गया कि मतलब सोशली पार्टिसिपेट नहीं करता, या कई चीज़ों में सोसाइटी क्या कर लेगी, उसे एक्सक्लूड कर लेगी, अलग कर लेगी। फुल पार्टिसिपेशन जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होगी मतलब सोसाइटी के अंदर कई चीज़ों में, उसकी नहीं हो सकती। तो वो जो टर्म उसको सोसाइटी देगी, उस टर्म को क्या बोलेंगे, हैंडीकेप। तो इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इस टॉपिक के आखिर पे हम कहते हैं कि अब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। अब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये एक फैक्ट है, सबसे बड़ी हकीकत है कि हर इंसान जो है एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है। अब इसको टैकल करने के लिए हमारे पास फार्मूला आया कि कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपके पास पेडागोजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो मतलब एक एलिनेटेड फील ना करे, उसे लगे कि जो सिस्टम है ये मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब एक पेडागोजी जो है इसके अंदर क्या फॉलो होगी। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके। जो एजुकेशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब चाइल्ड को सेंटर पे रखते हुए, उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाना है, इस किस्म की पेडागोजी होगी। उसके बाद आपका जो होना चाहिए जेंडर न्यूट्रल बिहेवियर, कहीं ऐसा ना हो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, है ना, मतलब जेंडर के बेसिस पे कहीं आप फर्क तो नहीं कर रहे हो। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे, फिर इक्विटी का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर मदर नेचर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा कि सबको एक ही नज़र से सबको बराबर आप मान के चले। अगर कहीं इंसान के अंदर मतलब जेंडर बाइस पैदा हो जाए तो उसके बाद उसकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलेंगे, उसकी पढ़ाई हुई जो चीज़ें होंगी, उनमें कहीं ना कहीं वो जेंडर बाइसनेस रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए हमें इस चीज़ को भी फोकस करना है। एक तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वही चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में ये आएगा कि डिफरेंट मतलब हर बच्चे के लिए आपको अलग से, हर बच्चे को अलग समझ के उसकी नीड्स के हिसाब से उसे आपको पढ़ाना है, टैकल करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब हम कह सकते हैं इसको कि इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, मतलब जो टीचिंग होगी वो इंडिविजुअलाइज्ड होगी, ठीक है। हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को यूनिक जान के उस हिसाब से उसे हमने पढ़ाना है। उसके बाद इगैलिटेरियन पेडागोजी, इगैलिटेरियन लफ्ज से ही पता चलता है बराबरी वाली बात, ठीक है ना। अब क्या है इगैलिटेरियन पेडागोजी, मतलब जो पेडागोजी है वो कैसी होनी चाहिए, इगैलिटेरियन, मतलब उसमें हायरार्कीज जो है वो खत्म होनी चाहिए, हायरार्कीज वो खत्म होनी चाहिए, फ्लैट एंड हायरार्कीज हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो भी ऊंच नीचे उसको क्या कर लो, फ्लैट एंड, इवन टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी, मतलब एक डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट होना चाहिए कि हर, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चा हो, सबको बराबर हक हो बोलने का, ठीक है। और मतलब टीचर अपने आप को ऊपर ना जाने ताकि बच्चे खुद को नीचे समझे और वो खुल के अपनी बात नहीं कहे। वो जो हायरार्की है कि टीचर ऊपर है बच्चा नीचे, उसको क्या करना है, फ्लैटन करना है। या बच्चों के बीच में भी कोई काबिल है, कोई ज़्यादा सुपीरियर है, कोई कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारी इगैलिटेरियन पेडागोजी की मतलब कि क्लास के अंदर न लड़का लड़की में फ़र्क, न टीचर स्टूडेंट में फ़र्क, सबको बराबर जान के एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे हर किसी की बात सुनी जाए और हर किसी को मौका मिले अपनी पूरी बात रखने का, ठीक है ना, इस किस्म की होना चाहिए। उसके बाद
हम कह सकते हैं कि ग्रुपिंग होनी चाहिए, एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग, ठीक है ना। ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग दो किस्म की होती है, एक होती है सेम ग्रुपिंग, एक होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग। सेम ग्रुपिंग मतलब एक जैसे बच्चों को जिनकी एक जैसी कैपेसिटीज हो, एक जैसा पोटेंशियल हो, एक जैसे इंटरेस्ट हो, उनको एक तरफ रखना, ठीक है ना, उनका एक अलग से ग्रुप, उसको कहेंगे सेम ग्रुपिंग। और मिक्स्ड ग्रुपिंग जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स वाले बच्चों को एक ग्रुप बनाओ, ताकि एक बच्चा हो सकता है मैथ में अच्छा हो, दूसरे साइंस में अच्छा हो, तीसरा किसी लैंग्वेज में अच्छा हो, तो एक दूसरे से वो सीखें, ठीक है ना। तो मिक्स ग्रुपिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप ऐसा भी करो, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि को करिकुलर पार्टिसिपेशन, को करिकुलर पार्टिसिपेशन। को करिकुलर पार्टिसिपेशन में हम ये बात कर सकते हैं कि अब देखो, मतलब मान लो कोई बच्चा है ऐसे जो मतलब चल नहीं पा रहा है ना, टांग में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, तो आप चाहते हो कि अब उसे नॉर्मली ऐसे बोले तो वो मना कर देगा, लेकिन उसको कुछ किसी अलग तरीके से पार्टिसिपेट कराओ। मान लो अब क्रिकेट मैच चल रहा है, तो उसे कोई अंपायर बना दो, उसे कोई दूसरा काम दे दो, उसे कोई कमेंट्री वाला मतलब ऐसा दे दो कि आप यहाँ पे इनकी जो खेल रहे हैं इसके लिए कमेंट्री आप करो, ठीक है, ताकि उसकी धीरे धीरे क्या हो जाए, पार्टिसिपेशन हो, उसको भी खुद की वैल्यू जो है वो लगे, ठीक है। तो इस तरह से भी बच्चों को आप थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं फुटबॉल का गेम हो रहा है, वॉलीबॉल का गेम हो रहा है, तो उसमें कहीं कोई ऐसा बच्चा जो दौड़ नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट उसको लाओ वहाँ पे, वो कहीं बॉल ही किसी को पकड़ाए, ठीक है ना। तो इस किस्म की को करिकुलर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट्स को लिंक करो, ठीक है ना। मतलब मान लो हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में ऑफ रिवोल्ट 1857 का टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा रहे हो आप ये। वहां पे अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो तो उर्दू में गालिब है, गालिब भी उस जमाने में रहता था, तो उसने 1857 के, ठीक है ना। तो किसी बच्चे का लैंग्वेज में इंटरेस्ट है और किसी बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो जब आप लिंक करोगे चीज़ों को, तो जो यहाँ नहीं समझ पा रहा हो सकता है यहाँ समझ जाए, जो यहाँ नहीं समझ पा रहा हो सकता है यहाँ समझ जाए। तो मतलब जब इंटीग्रेट आप सब्जेक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करोगे, तो उससे क्या होता है कि जब आपके पास पीछे वैरायटी हो, मतलब डिफरेंसेस हो इंडिविजुअल्स में जिनको आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी जो टीचिंग में भी क्या हो जाएगी, वैरायटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उस वैरायटी की वजह से हो सकता है कि कोई एक तरीका किसी को फिट आ जाए, तो उसमें भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो पेडागोजी के, जिनको आप फॉलो कर सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।